आगे और तो नहीं है कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन। अपना जो अगला अपन यहाँ पर ले रहे हैं, हमने प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट कर लिया, सीड टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया, और अब हम ले रहे हैं जेनेटिक्स, जो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स के काफी सारे क्वेश्चंस आपको हर तरीके के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मुझे नहीं पता रिसेंटली कौन सा एग्जाम था, किसी बच्चे ने कल ही मेरे को 5-6 क्वेश्चन एक ही पेपर के भेजे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जहां जहां ब्रीडिंग वहां वहां जेनेटिक्स, क्योंकि कंबाइंड सब्जेक्ट है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो अपन सिंपल सा, वैसे तो अपन मान के चलते हैं कि आपको पुराना कुछ नॉलेज होगा, लेकिन हम पूरी बेसिक से बात करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो समझने वाला है। मैं डायरेक्ट आपको बताने लग जाऊंगा तो मजा भी नहीं आएगा। 2 क्लास ज्यादा लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपके भेजे में उतरना चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब अपन बिल्कुल इनिशियली बात करते हैं कि क्या होता। आ जाओ आ जाओ, निकल पाओगे? और भी है कोई? तो जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो हमने पिछली क्लास में एक लास्ट में हमने फोटोग्राफ से, एक डायग्राम से हमने समझा था कि क्या जीन होता है, क्या डीएनए होता है, क्या क्रोमोसोम होता है, क्या क्रोमेटिड होता है, क्या क्रोमेटीन होता है। वो कुछ चीजें हमने समझी थी। आगे कहीं ना कहीं सारी चीजें लिखने में आ जाएगी, पर वो समझ में आना जरूरी था, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट वहां से जेनेटिक्स जो है टर्म, इसमें ये जो टर्म आता है वो है जीन। कौन सा आता है? जीन। तो उसके बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं। अब पूरी बात करें अगर बेसिकली अपन इसकी, तो जेनेटिक्स जो है ये अगर हम कहना चाहें तो स्टडी है दो चीजों की। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी मतलब वंशागति हिंदी में कहे तो, और वेरिएशंस मतलब विभिन्नताएं। वेरिएशंस के बारे में हमने प्लांट ब्रीडिंग में भी पढ़ा था। कलेक्शन एंड क्रिएशन ऑफ वेरिएशन हमने बात की थी। ठीक है, जो इसीलिए हमारे दोनों सब्जेक्ट लिंक्ड है। हम इसीलिए अपन इनको जहां जहां भी बहुत सारी चीजें ब्रीडिंग की चीजें अपन जो वहां जो पढ़ चुके हैं वो बस जस्ट रिवाइज करेंगे, हम वापस से लिखेंगे नहीं, आएगी तो यहाँ पर दो चीजें आती है, हेरिडिटी और वेरिएशन। क्या फर्क है दोनों में? हेरिडिटी, आज किसी बच्चे का किसी घर में जन्म होता है तो देखते ही लोग घर वाले कहते हैं कि यार ये इसके दादाजी जैसा दिख रहा है, इसके मामा जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो जीन है वो पेरेंट्स से प्रोजेनीज में ट्रांसफर हुए हैं, और वो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो फेस कट हमारा किसी से या कोई ना कोई चीजें हमारी अपने पेरेंट्स से मैच होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे में उनके जीन इनहेरिट हुए हैं, वंशागत हुए हैं उनके। बहुत सारी डिजीजेस होती है जो हम कहते हैं, अब जैसे नॉर्मली यही बात करो, सभी को पता है बाल्डनेस, गंजापन। बहुत सारे लोग सबसे पहले दिमाग में आते हैं, आदमी कहता है कि यार तुम्हारे पिताजी को भी है क्या? मतलब हेरिडिटी की बात आती है। हेरिडिटी का मतलब सिंपल से समझ में आ गया, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनीज हम कहते हैं। बात समझ में? हेरिडिटी, या इसी का एक और वर्ड यूज होता है इनहेरिटेंस। मिलते जुलते शब्द, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस दोनों ही का मतलब एक है। जहां पर पेरेंट्स से प्रोजेनीज में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, वो आपका कहलाता है हेरिडिटी। दूसरी बात आती है जिसे हम यहां पर कहते हैं वेरिएशंस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। जब हम सारे होमोसेपियंस, जब सारे ह्यूमन है, क्या सारे एक जैसे दिख रहे हैं? यही वेरिएशंस है। वेरिएशन ऐसे हम क्या बात करें सिंपली कि एक स्पीसीज की इंडिविजुअल्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वही वेरिएशन है। दो ट्विंस होते हैं हुए भी, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो वो वेरिएशंस है। बात आ रही समझ में? तो अपन इन चीजों को हल्का फुल्का लिखते हुए चलते हैं, डेफिनेशन से बात करते हैं। तो सिंपल से दो चीजें में अपन लिखा, इट डील्स विद, आप नोट करो साथ में, और जहां एक्सप्लेन करना होगा अपन करेंगे। डील्स विद हेरिडिटी, या इसी को हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, अभी आगे लिख देंगे, एंड वेरिएशंस। इट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। कई बार एग्जाम में ऑप्शन में आ जाए जेनेटिक्स डील्स विद, या जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, पहला ऑप्शन हेरिडिटी, दूसरा ऑप्शन वेरिएशंस, तीसरा ए एंड बी बोथ। आंसर क्या जाएगा? ए एंड बी बोथ ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनीज। कहीं पर भी आपको हिंदी का शब्द अगर लगे तो आप मुझे बता देना,
क्योंकि मैं हर जगह नहीं बोल पाता हूं, लेकिन आपको कहीं डाउट लगे आप जरूर पूछ लीजिएगा। कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आए, बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो टर्म है दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला हेरिडिटी, या इसे ही हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो डायरेक्टली अपने को कोई नहीं पूछता इनहेरिटेंस। वैसे इनहेरिटेंस जो होता है बेसिस ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रांसफर, और सिंपल वर्ड यूज करें, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनीज। इसे हम कहते हैं हेरिडिटी, वंशानुगति जिसको हिंदी में कहते हैं अपन। और साथ ही दूसरा जो वर्ड है जिसे हम कहते हैं वेरिएशंस, डिग्री बाय विच progenies differ from degree by which progeny differ from parents नोट करें एक बार ये, फिर अपन और आगे इनको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, कहीं भी आपको कॉन्सेप्ट में कमी नहीं छोड़ेंगे, पर आपको जो चीज पढ़ा दी गई वो मैं डबल लिखाऊंगा नहीं। आपको कहीं भी डाउट हो आप पूछते रहना। सब्जेक्ट समझने वाला है तो मजा भी आएगा, कुछ चीजें याद करनी पड़ सकती है। रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन बता रहा हूं, बात करते हैं अपन। ये नोट कर लें एक बार सारे। कर लिया नोट सबने? तो सबसे सिंपल सी बात जो हमने डेफिनेशन बताई, पूरी लाइन ना ध्यान रखिए तो दो वर्ड जो अंडरलाइन किए ये बहुत जरूरी है कि ये किसकी स्टडी है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। और हेरिडिटी वेरिएशन कहां से? पेरेंट्स से प्रोजेनीज में। कई बार ऑफ स्प्रिंग वर्ड भी यूज होता है। ऑफ स्प्रिंग वर्ड संतति हिंदी में कहते हैं। जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो नॉर्मली एनिमल्स के लिए यूज होता है, प्रोजेनीज जनरल यूज कर लेते हैं प्लांट एनिमल दोनों में, तो इसलिए अपन ने प्रोजेनीज लिख दिया। ऑफ स्प्रिंग हो तो भी मतलब सेम समझना, आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो ऑफ स्प्रिंग, और दोनों का हिंदी अर्थ होता है संतति। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हुई। हेरिडिटी हमने कहा, इसका एक नाम और दिया इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी। अपने जनकों से संतति में लक्षण का स्थानांतरण होना, बड़ी आसान सी बात, वंशानुगति हेरिडिटी। वेरिएशंस विभिन्नताएं जिनको कहते हैं, डिग्री बाय विच प्रोजेनीज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बच्चा, किसी बच्चे का जन्म हुआ वो अपने पेरेंट्स की ही प्रोजेनी है, लेकिन क्या वो उनसे मिलते जुलते कैरेक्टर आए? तो हेरिडिटी की वजह से आए, पर वो क्या सेम टू सेम उनके जैसा है? नहीं है, तो वो वेरिएशंस भी है, वो विभिन्नताएं हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, ये चीज हम समझ चुके थे। हम सीधा सा ध्यान रखें, रॉ मटेरियल मतलब कच्ची सामग्री। रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के उद विकास के लिए। जब तक वेरिएशन नहीं होती है कभी भी इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। आप कहते हो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब कोई नए एनवायरमेंट में एडजस्ट हो गया तो वो फिट माना जाएगा, और कोई नहीं हुआ तो फिट नहीं माना जाएगा। तो दोनों में फर्क होगा, दोनों में वेरिएशन होगा, तभी तो ऐसा होगा। और हमने पढ़ा भी है, जब हमने जेनेटिक वेरिएशंस की बात करी थी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, तो हमने बोला था प्री रिक्विसाइट फॉर एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, इट इज प्री रिक्विसाइट। कोई भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, कोई भी क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, कोई नई वेरायटी बनाने की बात करोगे, बिना वेरिएशन के किसी टाइप का आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो इवोल्यूशन में भी कौन सा होता है? नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो क्या बिना वेरिएशन के सिलेक्शन हो सकता है क्या? जब तक वेरिएशन, इसीलिए इसको रॉ मटेरियल बोला गया। तो कभी क्वेश्चन बन जाए, और एक सेंटेंस हमने पहले ही पढ़ रखा है कि दे वेरिएशंस आर द प्री रिक्विसाइट फॉर एनी क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम,
ऐसा, क्योंकि वैरायटी कभी बनाते हैं तो हमको सिलेक्शन तो करना ही पड़ता है, और सिलेक्शन तभी होगा जब वेरिएशन होगा। आप सबके बराबर नंबर आते हैं तो मैं किसी को टॉपर बोल पाऊंगा क्या? सिलेक्शन कैसे करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो आप में डिफरेंस होना चाहिए, एक के कम आवे एक के ज्यादा आवे, तो भी तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि टॉपर है और ये लोवेस्ट है। सिलेक्शन कब होगा टॉपर का? जब वेरिएशन होगी। बात आ रही समझ में? चलो, ये सबने कर लिया नोट। ध्यान रहेगा, एक साथ 3 डेफिनेशन तीनों ही एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, बड़ी इजी सी है, कोई दिक्कत वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक्स पर आते हैं। जेनेटिक्स के टर्म की अगर हम बात करें, जो ये जेनेटिक्स टर्म है ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड्स। एक ग्रीक वर्ड, ये अक्सर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रीक वर्ड लैटिन वर्ड आपके अलग अलग पूछे जाते हैं। तो ग्रीक वर्ड कौन सा था? जीन। जीन वर्ड से जेनेटिक्स बना है, और जीन का मतलब टू बिकम और टू ग्रो, कुछ बनना या उगना, इसका हिंदी अर्थ होता है। तो हम सिंपल सा उसका लिख लेते हैं कि जेनेटिक्स टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जीन, which means to become or to grow। तो कई बार कौन सी लैंग्वेज का है ये भी पूछ लेते हैं, और कई बार ये पूछ लेते हैं कुछ वर्ड का मीनिंग क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कई सारे एग्रीकल्चर में आपके ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन से वर्ड से लिया, कौन से लैंग्वेज का लिया, और क्या उसका मीनिंग होता है। बिल्कुल आप मेरे साथ चलते रहें, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जीन क्या है, एलील क्या है, कैरेक्टर क्या है, सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट हम 4 सीढ़ी एक साथ कूदेंगे तो वो 3 सीढ़ियों भी खो बैठेंगे और गिर जाएंगे। इसलिए मेरे साथ चलते रहो, हर चीज का सोल्यूशन है, ठीक है। और आपको पता हो तो जेनेटिक्स टर्म जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया? विलियम बैटसन ने। टर्म कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन 1905। ईयर भी ध्यान रखना है, डब्ल्यू बैटसन 1905 में दिया। और ये जो विलियम बैटसन साइंटिस्ट है, इन्हें है कई बार पूछ लेते हैं एग्रीकल्चर में, अक्सर ये मिसकंसेप्शन चला होता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन को बोल दिया जाता है, लेकिन सही तौर पर अगर बात की जाए तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है विलियम बैटसन। मॉडर्न जेनेटिक्स की बात कर रहा हूं, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक। लेकिन कभी ऑप्शन में मान लो बैटसन का ऑप्शन दे ही ना, तब आप मॉर्गन आंसर दे सकते हो, लेकिन वो सही नहीं है, लेकिन एग्जाम वाले मान लेते हैं। तो पहला हम ध्यान रखेंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स में विलियम बैटसन सही आंसर है, लेकिन कभी नहीं हो तो टीएच मॉर्गन भी दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही आंसर यही है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले मान लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। उसके साथ ही हम यहां पर भी बात ध्यान रख ले, जो सभी को पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन एक बार जेआरएफ में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि इनकी पूरी स्पेलिंग पूछ ली गई। ग्रेगर जॉन मेंडल, जो स्पेलिंग का मतलब अलग अलग तरीके से जॉन को जॉन अलग तरीके का बना दिया इस तरीके से, तो इसको अपन पूरा सही से देखें तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये पूरा हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स सभी को पता है। हम एक एक चीजें लिंक करते करते एक साथ बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम साथ के साथ उसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद भी होवे, और अगली क्लास में कोशिश करके आपको पूछ भी लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जेनेटिक्स टर्म कौन से लैंग्वेज से आया? ग्रीक लैंग्वेज से। कौन से वर्ड से आया? जीन से, जिसका मतलब टू बिकम और टू ग्रो, बनना या उगना उसका अर्थ होता है, ठीक है। ये टर्म किसने दिया? विलियम बैटसन ने दिया, 1905 में दिया। बात करेंगे इसकी और आगे हिस्ट्री की जब बात करेंगे। उसके अलावा जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? विलियम बैटसन को। कभी मान लो बैटसन ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर मॉर्गन आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम वाले मान लेते हैं। बढ़े आगे, चलो अब अपन आगे आते हैं। यहां पर अभी हमने जो थोड़ी देर पहले वेरिएशन की बात करी थी, वेरिएशन अब 2 टाइप की होती है, यहां पर अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वेरिएशन 2 तरीके की होती है। कौन सी वेरिएशन हमारे काम की है वैरायटी बनाने में, वो भी हमको ध्यान रखनी होती है। पहली वेरिएशन है जिन्हें हम सोमेटिक या सोमेटोजेनिक वेरिएशन कहते हैं। सोमेटिक या सोमेटोजेनिक वेरिएशन, ये जो वेरिएशन है ये नॉन हेरिटेबल होती है,
कैसी होती है? नॉन हेरिटेबल, गैर वंशानुगत जिनको कहते हैं, अभी समझेंगे बात, नॉन हेरिटेबल। दूसरी जो वेरिएशन होती हैं जिन्हें जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक हम कहते हैं, जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। प्लास्टोजेनिक वर्ड थोड़े पता होने चाहिए, कभी आ जाए, आधा अधूरा नॉलेज होता कई बार अपना। अब ये जो वेरिएशन है इनको फिर दो पार्ट में पढ़, हाँ ये जो है ये हमेशा होती है हेरिटेबल या इनहेरिटेबल वर्ड यूज होता है। हेरिटेबल कह दो या इनहेरिटेबल, दोनों का मतलब ये होता है इनहेरिटेंस से बना वर्ड, ठीक है। अब ये दो तरीके की होती है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। समझेंगे बात को पूरी, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो होती है वो आपकी किस वजह से होती है? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। समझेंगे, थोड़ी सी बात को समझना जरूरी है ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। दूसरी बात, डिसकंटिन्यूअस जो होती है वो होती है अक्सर म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से होती है? म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशंस, ठीक है। ये आगे अपन ने वेरिएशन नहीं लिखा पर वेरिएशन भी लिख लेंगे। देखो ध्यान से इधर देखो, फिर कर लेना नोट। ये सिंपल सी बात अपन कर रहे हैं कि ये वेरिएशन क्या चीज है। वेरिएशन हमने पढ़ ली, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। किसी भी प्रोजेनी का अपने पेरेंट्स से अलग होना, भिन्न होना, वो वेरिएशन विभिन्नताएं कहलाती है। ये दो तरीके की होती है, सोमेटिक या सोमेटोजेनिक। जो आप बात करें नॉन हेरिटेबल, आपको मैंने पहले भी बताया कि प्लांट हो या एनिमल, हर उसकी बॉडी में दो तरीके की सेल होती है, सोमेटिक सेल और जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल में अवेलेबल होने वाली वेरिएशन को हम जर्मिनल कह देते हैं, ब्लास्टोजेनिक कह देते हैं। सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होने वाली वेरिएशन को हम सोमेटिक या सोमेटोजेनिक वेरिएशन कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगली जनरेशन में कौन सी ट्रांसफर होती है? सॉरी, जर्मिनल वाली। सोमेटिक वाली कभी भी आपके ट्रांसफर नहीं होगा। मान लो मेरी ये हाथ की सेल है, इसके अंदर कोई वेरिएशन है तो अगली जनरेशन में नहीं जाएगी। सोमेटिक वाली नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती है। क्यों? इसका हमें पता है, क्योंकि जर्मिनल सेल्स फॉर्म्स गैमेट्स। जर्मिनल सेल गैमेट युग्मक बनाती है और फर्टिलाइजेशन में, अगली जनरेशन में जाइगोट बनाने में वो गैमेट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, सोमेटिक सेल पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगली जनरेशन में कौन सी वेरिएशन जाएगी? जर्मिनल जाएगी। ये नॉन हेरिटेबल होती है, ये हमें पता रहे। अब ये दो तरीके की होती है, कंटिन्यूस जो लगातार बनती रहती है। आपको पता होगा कि हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम अगर दोनों को आपको पूछ ले कि कौन से रिप्रोडक्शन में आपकी वेरिएशन आती है, सेक्सुअल में या एसेक्सुअल में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों आती है उसको भी अगर हम समझे, चाहे क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो और सेल्फ पोलिनेशन ही हो तब भी वेरिएशन आती है। क्यों? क्योंकि गैमेट्स बनाने के लिए आपको मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, और मियोसिस जब होगा तो आपके प्रोफेज फर्स्ट के अंदर पैकाइटिन होगी जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर में हमें पता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल। ये होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल इधर से उधर आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। और ये जो हुआ पहले से चेंज हुआ नहीं हुआ? चेंज हुआ, मतलब वेरिएशन आई। कंटिन्यूस हमेशा जब भी गैमेट्स बनेगा सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, जब भी गैमेट बनेगा, युग्मक बनेगा, ये वेरिएशन बनेगी बनेगी। कंटिन्यूस हमेशा हर जनरेशन में। ये डिसकंटिन्यूस है, कब आएगी कोई गारंटी नहीं। म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, 1000 साल में एक बार होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। तो ये भी वेरिएशन है। म्यूटेशन भी हमने कहा था डेफिनेशन में, सडन हेरिटेबल चेंज इन फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। डेफिनेशन है, इस तरीके से याद रखनी है कि हमेशा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। सडन चेंज होता है लेकिन हेरिटेबल होता है, अगली जनरेशन में जाने वाला, तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। क्योंकि वो किसमें हो रहा है? जर्मिनल सेल में। बात आ रही समझ में? कहीं भी डाउट हो रिपीट कर लेंगे, नोट करें। कर लिया तो सबने? क्या कर लो सर, एमएससी करने के बाद क्या स्कोप है? बिल्कुल अपन बात करेंगे थोड़ी सी इसकी क्लास के एंड में। मुझे याद दिलाना, आज थोड़ा सा आपको करके जाएंगे, क्योंकि वो नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, बड़ा मन में रहता है। क्योंकि आजकल ऐसा है कि कोई कहे सर मैं बीएससी करके सुपरवाइजर ही कर लूं, पीजी में कब उलझूं, तो हर चीज का समाधान देंगे आपको। लेकिन अभी थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, है ना। अब तूने नाम इधर लिखा फ्री फायर लवर, अब मैं तेरे को क्या ज्ञान दूं? कोई बात नहीं। तेरा नाम अब बदल के तू लिख देना स्टडी लवर, तो मैं अगली बार तेरे को अच्छे से और बढ़िया मोटिवेट करूं।
अच्छा, तो इसीलिए अपना नाम एक बार बना लो, जिंदगी भर चेंज नहीं होगा। या तो ये नाम आपका एक होता है ना कि यार अपन पीछे पीछे घूमते लोगों की, यार मेरा काम करा दो, मेरा काम करा दो। दूसरा हो कि यार इसका नाम लिया काम हो जाए, ठीक है ना, कि यार बस नाम ही काफी है। वो होना चाहिए। और वो ऐसा अपने गुंडागिरी से नहीं, अपने नाम से, कि यार अभी यहाँ पता चले कि बाहर कोई आईएएस आया, उसका नाम आप नहीं जानते होंगे तो जिंदगी भर के लिए उसका नाम याद कर लोगे, ठीक है, तो वो फर्क पड़ता है। कर लिया नोट सबने? आराम से, कोई तकलीफ नहीं। सबने कर लिया? बढ़े आगे? चलो, कुछ चीज अपन आगे बात करते हैं। ये हमने जेनेटिक्स का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बात किया, जहां से क्वेश्चंस कई बार बन जाए, सिंपल चीजें। इसको समझना जरूरी है कि हर जगह काम आता है। बाकी इतना पता होना चाहिए, जर्मिनल वेरिएशन, हेरिटेबल, हेरिटेबल बोलो, इनहेरिटेबल बोलो, दोनों का मतलब एक ही, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अपन इन उसका अपोजिट मत समझ लेना। इनहेरिटेबल मतलब इनहेरिटेंस से ही बना, ठीक है। तो दोनों, हेरिटेबल हेरिडिटी से बना, इनहेरिटेबल इनहेरिटेंस से बना, दोनों एक ही मतलब है। नॉन वर्ड यूज हो गया तो उसका अपोजिट है, ठीक है, गैर वंशानुगत। बढ़े आगे? चलो, अपन यहां पर कुछ देखते हैं, ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं। बड़ी सिंपल सी है, कुछ हमने पहले पढ़ी भी है, तो हम आगे जिनको पढ़ लिया उनको बस रिवाइज करेंगे, आपको लिखाऊंगा नहीं अभी। ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स, यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपन लेते हैं मोलेकुलर जेनेटिक्स। मोलेकुलर जेनेटिक्स, देखो दो की थोड़ी सी बात कर लेते, फिर अपन नोट कर लेंगे, है ना। ध्यान से इधर देखो, मोलेकुलर जेनेटिक्स कभी भी बात आती है तो मोलेकुलर का मतलब आपके यहां पर अगर हम बात करें तो मोलेकुलर जेनेटिक्स में इंक्लूड होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कल हमने जो डायग्राम पढ़ा था जिसमें डीएनए भी आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के डीएनए की स्टडी, आरएनए की स्टडी, क्रोमोसोम की स्टडी, वो सारी स्टडी ही कहलाती है आपके मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ऐसे ही एक और ब्रांच हम आगे बात करेंगे, बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बायोकेमिकल मतलब दिमाग में आ गया बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब हम क्या याद करते हैं कि जैसे फिजियोलॉजी वगैरह की बात आती है, प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ बायोकेमिस्ट्री की बातें आती है, ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रैब साइकिल हो गया। तो ये क्या करता है कि कोई जीन है वो एंजाइम को एक्सप्रेस करता है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एक एक्सेप्ट राइबोजाइम की आप बात करते है ना, बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। तो जितने भी, अब आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब डीएनए में क्या है जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई कौन सी प्रोटीन बननी है? जीन। डीएनए का वह पार्ट जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे वो जीन है, तो वो जीन इंफॉर्मेशन देगा कि ये वाला आरएनए बनेगा और ये आरएनए से वो प्रोटीन बनेगी। बात आ रही समझ में? तो यानी कि सिंपल सी कि जितनी कुल मिला के जीन और एंजाइम, अब प्रोटीन बन गया मतलब एंजाइम भी बन जाएगा, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन। तो जीन और एंजाइम के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कहलाती है बायोकेमिकल जेनेटिक्स, जो कि आपको पता है कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनकी वजह से वो बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो बायोकेमिकल जेनेटिक्स अपन डेफिनेशन लिख लेंगे। कुल मिला के ध्यान रहा, बहुत सिंपल सी, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम की बात सारी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बस दो ही एक बार अपन लिख रहे हैं, आप नोट कर लो। स्टडी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, रेप्लिकेशन। सिंपल क्वेश्चन बनाना, डेफिनेशन दे दे और ऐसे 4-5 ऑप्शन बना दे कौन सी जेनेटिक्स है, तो हम पहचान पाए, हमारे लिए इजी रहेगा। रेप्लिकेशन एंड जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए। दूसरी जो यहां पर हम बात कर रहे थे, बायोकेमिकल जेनेटिक्स।
इतनी लंबी डेफिनेशन कुछ नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए पूरा अपन ने लिखा। बाकी तो सिंपल सी बात यहीं पे खत्म हो गई, रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड एंजाइम्स। कर लिया नोट सबने? तो ध्यान रहेगा, बहुत आसान सी 2 बार अपन बात कर भी चुके हैं, मॉलिक्यूलर में क्रोमोसोम और डीएनए की सारी बात, सिंपल सी बात है। कुल मिला के जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम की बात कर लो, सारी बात इसी में आ गई। कल का हमने पूरा डायग्राम पढ़ा, वो किसमें आएगा? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। बायोकेमिकल में जीन और एंजाइम के बीच की रिलेशनशिप, जो पूरी बात मैंने आपको एक्सप्लेन करी, क्योंकि जीन होते हैं वो बायोकेमिकल इस पाथवे को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे एंजाइम्स के लिए आपके एक्सप्रेशन देते हैं। तो कौन से बायोकेमिकल पाथवे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रिप्स साइकिल, जो भी आप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। क्लियर है? चलो, इसके बाद अपन 2 और बात करते हैं जो आपको पढ़ा चुका हूं मैं, अभी लिखवाऊंगा नहीं। पहली होती है क्वालिटेटिव, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। जेनेटिक्स की ब्रांचेस है, आपको पता है, हल्का सा आप मुझे बताते चलेंगे ताकि रिवाइज भी हो जाएगा। क्वालिटेटिव को मैं ओलिगोजेनिक कहूं या पॉलीजेनिक? क्वालिटेटिव को हम कहते हैं ओलिगोजेनिक, ठीक है, जहां पर व्हेन द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय वन और फ्यू जीन्स, एक या कुछ जीन से जब कोई कैरेक्टर कंट्रोल होता है तो उसे ओलिगोजीन्स कहते हैं। और ऐसी ब्रांच जेनेटिक्स की ओलिगोजेनिक अपन कह सकते हैं, या फिर उसको हम क्वालिटेटिव जेनेटिक्स कहते हैं। इसका अपोजिट होता है पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव, जब कोई कैरेक्टर व्हेन मोर देन 2 नहीं गए, थोड़े ज्यादा, व्हेन ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, बहुत सारे जीन से जब कोई कैरेक्टर कंट्रोल हो तो उसे हम पॉलीजीन्स कहते हैं। और ऐसी ब्रांच को पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अपन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्वांटिटेटिव का आपको बता रखा, जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो हम सारे बात करेंगे, मेंडल ने जो सारी स्टडी करी, मेंडेलियन जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं वो है क्वालिटेटिव, ठीक है। और क्वांटिटेटिव है वो स्टैटिस्टिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं, जिसे बायोमेट्रिकल्स भी कहते हैं, जहां पर बायोलॉजी में मैथ्स का यूज होता है। स्टैटिस्टिक क्या है? बायोलॉजी में मैथ्स का यूज। स्टैटिस्टिकल जेनेटिक्स का हो या बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स, दोनों ही पूरे डिटेल डिफरेंस में अपन लिख रखे हैं। अभी तो मैं डेफिनेशन ही बोल रहा हूं, पूरा डिफरेंस अपन ने ब्रीडिंग के अंदर लिख रखा है, तो वापस से अपने को लिखना नहीं है, मैंने बस याद दिला दी। बढ़े आगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बात करते हैं 2 और बात करें, फॉरवर्ड जेनेटिक्स एंड रिवर्स जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स और रिवर्स जेनेटिक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो अपन पहले ही समझ लेंगे, फिर उसकी एक बार डेफिनेशन भी लिख लेंगे कि एग्जाम में कैसी लैंग्वेज यूज हो सकती है। फॉरवर्ड का मतलब, जब आपको किसी इंडिविजुअल का फिनोटाइप पता है, अभी हम आगे और बात करेंगे, वैसे अपने को सबको पता है कि 2 चीजें होती है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। जब हमें फिनोटाइप पता है और हमें जीनोटाइप का पता लगाना है, फिनोटाइप हमारे पास है और अगर हमें जीनोटाइप पता लगाना है, तो ऐसी जेनेटिक्स को कहते हैं फॉरवर्ड जेनेटिक्स। और जब हमें जीनोटाइप पता है और हम फिनोटाइप का पता लगाना चाहें, तो उसे कहते हैं रिवर्स जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक टेक्निकल बता देता हूं जो एग्जाम में यूज हो जाती है, आप नोट करें इसको।
थोड़ा सा समझेंगे इस बात को, रटना नहीं है, रटना होता तो अपन बहुत इजीली डेफिनेशन रट लेते, लेकिन हम समझते हुए चलेंगे। आरडीएनए टेक्नोलॉजी रिवर्स में आएगी ना सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो आप दो अलग अलग सोर्स के जीन को एक साथ कंबाइन करते हो, तो आप वहां पर जीनोटाइप से फिनोटाइप की तरफ जाना चाह रहे हो, तो वो रिवर्स में चली जाएगी, है ना। बताता हूं मैं आपको, अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कर लिया नोट सबने? तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात तो मैंने आपको बता दी, जो हमें ध्यान रखनी है, हमको अगर इतनी बात पता है तो हम सारी बात कैसी लैंग्वेज बना दे, हम आंसर हमेशा दे पाएंगे। हमारे दिमाग में अक्सर चलता है कि जीनोटाइप से फिनोटाइप पता लगाने की हमारे को दिमाग में आदत रहती है, क्योंकि हम मेंडल्स के पढ़ लेते हैं तो हम कैपिटल टी क्या है, टॉल, हमारी आदत ऐसी पड़ जाती है। लेकिन वास्तव में अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएं, हाँ, तो मेंडलियन जेनेटिक्स जो है वो तो आप सही कह रहे हो कि फिनोटाइप, आपको क्या होता है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, जहां पर मेंडल ने क्रॉस किया, ठीक है, टॉल प्लांट का और ड्वार्फ प्लांट का, तो मेंडल ने जीनोटाइप नहीं देखा। मेंडल जब स्टडी करता था तब तो इतने कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मेंडल तो बहुत पुराना है, 80s के टाइम का, ठीक है। तो मेंडल जब स्टडी करता था तब तो ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो मेंडल तो देखता था कि मैंने ड्वार्फ और टॉल का मैंने क्रॉस किया, अब मुझे फील्ड में प्लांट कैसा दिख रहा है, उसने नोटिस किया कि टॉल आया। फिर उसने फिनोटाइप उसको पता चला, वहां से उसने माना कि इसका जीनोटाइप कहीं ना कहीं कैपिटल टी स्मॉल टी रहा, जो पूरी अपन आगे बात करेंगे। यानी कि फिनोटाइप से जीनोटाइप पर पहुंचे थे मेंडल, इसलिए मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है वो आपके फॉरवर्ड का एग्जांपल है। बात आ रही समझ में? ठीक है, फॉरवर्ड की स्पेलिंग सही है क्या? ए आता का, ए आता हुआ है ना। तो फॉरवर्ड जेनेटिक्स, जब आपको किसी इंडिविजुअल का फिनोटाइप पता है और आप जीनोटाइप पता लगाना चाहते हो, फॉरवर्ड जेनेटिक्स, जहां पर लैंग्वेज कैसी बनेगी कोई दम नहीं है। अगर हमें इतना सा पता है तो हमारा काम हो जाएगा, आइसोलेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ दोज जीन हुज प्रोटीन प्रोडक्ट एंड फिनोटाइप इज, पहले से हमें फिनोटाइप पता है, प्रोटीन प्रोडक्ट, प्रोटीन होगा तो कैरेक्टर, क्योंकि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ठीक है। कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होगा? प्रोटीन से, और प्रोटीन इसलिए फिनोटाइप। तो हमें प्रोटीन प्रोडक्ट या फिनोटाइप पता है, ऐसी चीज क्या कहलाती है? फॉरवर्ड कहलाती। और जहां पर प्रोटीन प्रोडक्ट और फिनोटाइप नहीं पता है तो हमें क्या पता है? फिर
जीनोटाइप, वो तो हम पता ही लगाएंगे, फिनोटाइप नहीं पता इसलिए पिता लगाएंगे, इसलिए इसको रिवर्स जेनेटिक्स कहते हैं। और ऐसा हम करते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, जहां पर मानव के ह्यूमन के जो क्रोमोसोम्स है 46, उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाया था कि ये आपका ऐसा अगर जीनोटाइप रहेगा तो क्या फिनोटाइप होगा, जीनोटाइप ऐसा रहेगा तो क्या फिनोटाइप होगा। यानी कि आप फिनोटाइप पता लगाना चाहते हो, और जब फिनोटाइप पता लगाते हैं तो उसे रिवर्स जेनेटिक्स कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, ये नीट वालों के सिलेबस में तो हम इतनी बात कर रहे हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, रिवर्स का, ये किसका एग्जाम्पल है, फॉरवर्ड। क्लियर है बात, बढ़े आगे, चलो ये कर लिया नोट सबने। आगे बात करें अपन, अगली ब्रांच कितनी बात कर ली, 3 4 कर ली अपन ने, 5वीं अपन बात करते हैं जिसको अपन यहां पर कहते हैं, अपन यहां पर कहें तो वो है आपकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जैसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स का नाम आता है हमें हार्डी वेनबर्ग का नाम याद आता है। हम आगे पढ़ेंगे इसका हार्डी वेनबर्ग लॉ की, इक्विलिब्रियम की पूरी बात को, ठीक है। हमें कम से कम इतना पता रहे कि ये पॉपुलेशन जेनेटिक को स्टडी करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्टडीड बाय हार्डी वेनबर्ग्स लॉ। दो साइंटिस्ट थे, हार्डी और वेनबर्ग, हार्डी वेनबर्ग्स लॉ। क्या होता है इसके अंदर, किसी जीन की फ्रीक्वेंसी और रेशियो का पता लगाना है, उसका फ्रीक्वेंसी और बिहेवियर किसी पॉपुलेशन में क्या रहता है। जब भी देखो, एक सिंपल सी बात सुनो, हमारी जब मल्टीपल एलिल्स की बात करते हैं, जो हमने कर रखी है ब्रीडिंग में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में कर रखी है, और साथ ही मैंने एग्जांपल दिया था ह्यूमन ब्लड ग्रुप का, ठीक है। तो वो मल्टीपल एलिल्स की स्टडी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पॉपुलेशन की स्टडी के लिए मैंने पूरा समझाया भी था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किसी जीन का बिहेवियर या उसका जो बात करें अपन यहां पर, उसका जीन बिहेवियर और फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में क्या रहती है, उसका स्टडी करना ही पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाता है। बात सिंपल सी डेफिनेशन लिख ले, बाकी आगे पूरा लॉ पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ इफेक्ट, स्टडी ऑफ इफेक्ट एंड बिहेवियर ऑफ जीन, behavior of gene in a population, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और आगे लिखना चाहो तो पूरी बात आएगी, बाकी सिंपल से लिख सकते हो, बाय यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स। इसकी पूरी इक्विलिब्रियम है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ऐसा करते हैं, 3 डेफिनेशन एक साथ पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स और यूफेनिक्स, तीनों को समझेंगे। आप चाहे तो साथ में नोट कर लो, फिर तीनों को कंपेयर करना भी हमारे लिए इजी रहेगा। क्या हुआ, कोई बात नहीं, अब क्या बोलूंगा। लिखना इसलिए जरूरी है, कई बार क्या होता है, मैं बोल के निकल जाऊंगा और आपको जब आप बाद में रिवीजन करोगे तो पता ही, अब लिखा के हम और कम कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि फिर आप पढ़ तो लोगे क्लास में, लेकिन बाद में क्या पढ़ा था वो भूल जाओगे क्लास से बाहर जाते ही।
हाँ समझ गया, मैं आपकी समस्याओं से मैं भी गुजरा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ। जब आपसे शायद मैं 5 साल 10 साल बड़ा हूंगा, जब मेरी एनर्जी इस क्लास में आपको कम नहीं लग रही है, शायद मैं भी, आपको पता होगा, सुबह से घर से निकलता हूँ, ठीक है। जब मेरी एनर्जी कम नहीं होती तो आपकी कैसे कम होनी चाहिए? आप बैठे होंगे शायद 3 बजे से, तो बैठे हो, तो मैं समझ गया आपकी, लेकिन उसको नहीं होने देना है। अभी आपके पीछे शेर पड़ेगा और आप जिस स्पीड से भागोगे, तो आप मुझे बताओ एनर्जी कहाँ से आएगी? हाँ वो कई बार एग्जाम में डेफिनेशन होती है और आपको ऑप्शन में तीनों नाम बड़े मिलते जुलते दिखते हैं, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या है, इसलिए मतलब समझना बहुत जरूरी है, जो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। कर लिया नोट सबने? चलो समझ, कर ले कर ले। ये मेरे से फास्ट था, मैं इससे और स्लो लिखता था, ये बहुत फास्ट है मेरे से। मैंने बताया होगा, मेरे स्कूल के मैडम मेरे से बहुत परेशान थे, वो बोल के लिखाते थे, वो जो लाइन पिछले लिखा चुके होते थे मैं बोल रहा होता था, कि हम साथ में बोलते हैं ना बहुत बार कि मैडम इसके बाद क्या था, वो परेशान थे मेरे, कि भाई तू पड़ोसी के देख ले यार। कर लिया नोट? चलो देखो यहाँ पर समझते, 3 वर्ड है, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और यूथेनिक्स। जेनिक्स मतलब जीन को अपन लेंगे यहाँ पर, तो कुल मिला के हम ह्यूमन रेस को अच्छा करना चाहते हैं, मानव जाति को अच्छा करने के लिए जेनेटिक
प्रिंसिपल्स का यूज कर लें कि भाई कुछ ऐसे कोई जेनेटिक प्रिंसिपल हो कि कोई बच्चे का जन्म हो तो ब्रिलियंट हो, स्मार्ट दिखने में हो, बहुत सारी चीजें हो, ऐसी स्टडी अगर कहीं बात आती है, या फिर उसके अंदर कोई डिजीज ना हो, ठीक है, ऐसी कोई स्टडी है तो उसे कहते हैं यूजेनिक्स। यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, बर्थ से पहले की तैयारी सारी, तो बच्चे के बर्थ, ये थोड़ा ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड है लेकिन क्वेश्चन आता है, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप भी ह्यूमन का है लेकिन हमारे एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, जरूरी नहीं कि सर ह्यूमन का नाम एग्रीकल्चर में क्यों पढ़ा रहे, उसको कभी मत पकड़ना क्योंकि ब्लड ग्रुप का हमेशा क्वेश्चन एग्रीकल्चर में पूछा जाता है, ठीक है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन, तो यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल का यूज करके मानव जाति का बेटर करना, कब ये बर्थ से पहले की, तो जिसे हम कहते हैं यूजेनिक्स। दूसरा यूफेनिक्स, स्टडी ऑफ इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी जन्मजात आपकी त्रुटियां होती है शरीर के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि यार ये तो इसके वंशानुगत है, हेरिडिटरी है, फॉर द कंट्रोल ऑफ फिनोटाइप एंड हेरिडिटरी डिजीजेस आफ्टर बर्थ। भाई बहुत सारी डिजीजेस है जो हेरिडिटरी है, पिताजी को थी बच्चे को भी हो गई, अब उसका इलाज करना वो आता है यूफेनिक्स में, जहां पर जीनोटाइप में पहले ही प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स यूज करके, और यहां फिनोटाइप में अगर आप चेंज कर रहे हो जो बर्थ के बाद वो बर्थ के पहले, यूजेनिक्स यूफेनिक्स, जो बर्थ के बाद हेरिडिटरी डिजीजेस है उन्हें कंट्रोल करना वही कहलाता है यूफेनिक्स। तीसरा आता है यूथेनिक्स, यूथेनिक्स उसके एनवायरमेंट से संबंधित है, सीधे से एग्जाम्पल पे आते हैं, भाई अब उस जो बर्थ हो चुका उस बच्चे का उसमें हम कुछ भी नहीं करने वाले, उसको कोई, लेकिन उसका एनवायरमेंट सुधार करते हुए हम क्या करते हैं, वैक्सीन बना दी, उसके अंदर हमने छेड़छाड़ नहीं करी, वैक्सीन बाहर जो भी पैथोजन है उससे रिलेटेड वैक्सीन बनाई, पोलियो की बना दी, और वैक्सीन उसको हम देखे उसको अच्छा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वाटर ट्रीटमेंट, पॉल्यूटेड वाटर अगर वो पी रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी हमने इलाज कर दिया। फूड वगैरह जो हमारे न्यूट्रिशन में मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है कई बार, ठीक है, यानी कि हमें पोषक तत्वों की कमी, तो आप फोर्टिफाइड जो होता है जिसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं, या फिर और भी तरीके से कुल मिला के न्यूट्रिएंट की कमी उसके अंदर पूरी कर दें, तो उसे उसके एनवायरमेंट में स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग, मानव के काम अच्छे हो एंड वेलबींग वो बढ़िया रहे बाय इंप्रूविंग ऑफ लिविंग कंडीशंस और एनवायरमेंट, हम उसके जेनेटिक्स में उसके जीन में डीएनए में कोई फेरबदल नहीं करेंगे, जबकि यहां पर हम उसके जेनेटिक लेवल पर उसके डिजीज कंट्रोल करना, बर्थ के पहले बर्थ के बाद एनवायरमेंट में करना है। तो ये तीन वर्ड यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, सीक्वेंस पकड़ के चलना गड़बड़ नहीं होगी, याद करने में मुश्किल आती है पर धीरे धीरे अपन बार बार देखेंगे, और जब भी एग्जाम में डेफिनेशन आएगी किसी भी यही आएगी, ठीक है, इतनी स्टैंडर्ड मैंने लिख दी, बढ़े आगे, चलो ये तो कुछ मैंने बता दी, जेनेटिक्स की जितनी ब्रांचेस बनाते जाओ उतनी बहुत है, लेकिन हमें ज्यादा उन ब्रांचेस पे जाना नहीं है, बहुत सारी हमने पढ़ ली है और बहुत सारी आगे आती रहेगी, ठीक है। आगे हम अगर बात करें कुछ टर्म्स पे आ जाते हैं, तो जो हमारे लिए सीधे ज्यादा लंबी बात नहीं करके कुछ समझते हुए मेन क्वेश्चन पे आएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। और सबसे पहला जो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था, बोले जीन क्या होता है सर, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या क्या चीजें होती है, वो एक एक करके ले रहे हैं अपन। सबसे पहले ले रहे हैं जीन, ठीक है। जीन को और किन नामों से जानते हैं, जीन को मेंडल ने फैक्टर कहा था, क्या कहा था, फैक्टर। मेंडल को पता ही नहीं था कि क्या है, मेंडल के टाइम पर जेनेटिक्स थी नहीं, तो मेंडल को नॉलेज था ही नहीं, तो उसने कोई बोल दिया कि कोई तो कारक है जो अगली जनरेशन में जाता है और कैरेक्टर को लेके जाता है और अगली जनरेशन में कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है, उसको उसने बोल दिया फैक्टर, या इन्हें एलिमेंटी भी बोल देते, कभी कभी एलिमेंट्स बोल दिया जाता था। तो ये आपको इन्हें एक और हेरिडेटरी डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, हेरिडेटरी डिटर्मिनेंट्स। हेरिडेटरी को जो डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीन्स कहते हैं। तो ये बड़ी आसान सी बात है, और हमने ये तो टर्म्स क्या क्या है वो हमें ध्यान रहे, ठीक है। अब अपने को ध्यान रखना है, पहली बात इसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हमने थोड़ी देर पहले हेरिडिटी पढ़ी कि आपका कोई भी कैरेक्टर का पेरेंट्स से प्रोजेनिस में ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाता है, वंशानुगति कहलाता है। तो वो मतलब सीधी सी बात है, उस हेरिडिटी को ले जाएगा कौन, मेंडल ने उसको बोला फैक्टर बोला, एलिमेंटी भी मेंडल ने बोला था। और हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट, अभी देखो अभी आ गया, हेरिडिटरी को यूनिट, इसीलिए हेरिडिटरी को डिसाइड यही करेगा, अगली जनरेशन में हेरिडिटी हो रही है भाई, कैरेक्टर अगली जनरेशन जाएगा, किसी तरीके से जाना चाहिए, कौन ले जाएगा, जीन ले जाएगा। एक और चीज इसके लिए अपन बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, भी इसी के लिए बोला जाता है।
वंशानुगति का भौतिक आधार कहा जाए तो जीन है, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, और आगे बात करेंगे। एक आपको मैंने बता भी दिया था कि जीन इज द, हमने एक बात बोली थी कि एवरी सिंपल से सेंटेंस बनाई थी, एवरी जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए बट एवरी पार्ट ऑफ डीएनए इज नॉट जीन। वो हमने कल समझ भी लिया था। वापिस अगर कहीं डाउट होगा तो हम बात करेंगे। एवरी जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए बट every part of DNA is not gene. और यहीं पर नोट लगा के कुछ मिलते जुलते दो तीन चीजें और ध्यान रख लेंगे कि जब हमने फिजिकल बेसिस पढ़ लिया तो केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या है? केमिकल बेसिस होता है डीएनए। क्वेश्चन बन जाते हैं सीधे से, सटीक क्वेश्चन पर अपन आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी डीएनए होता है। एक पूछा जाता है कैरियर और व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। अगर हम कहते हैं कैरियर या व्हीकल, वाहक कौन लेके जाएगा इस जीन को? क्रोमोसोम। अगली जनरेशन में कौन जाता है? क्रोमोसोम। तो कैरियर ऑफ व्हीकल ऑफ हेरिडिटी ये क्या है? क्रोमोसोम। ऐसे सटीक क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यूफेनिक्स दोबारा बताना, बिल्कुल आपको अभी वापस से बता देंगे। कुल मिला के जो भी पर्सन है उसके बर्थ के बाद उसके एनवायरनमेंट में कोई जेनेटिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी जिंदगी को अच्छा बनाने का जो काम किया जाता है उसे यूथेनिक्स कहते हैं। अच्छा, आपने यूफेनिक्स पूछा, मैंने यूथेनिक्स बताया। यूफेनिक्स वो होता है कि जिनमें, कुल मिला के समझो कि जिनमें जन्मजात बीमारियां हैं, जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इनबॉर्न एरर्स हैं, उनको हम किसी भी तरीके से कंट्रोल करना चाहें जेनेटिक्स प्रिंसिपल यूज करते हुए बर्थ के बाद, उसे हम यूफेनिक्स कहते हैं। कर लिया नोट सबने? तो सिंपल सा ध्यान रख रहे हैं अपन, क्या है? जीन, फैक्टर, एलिमेंटी, हेरिडिटी, डिटरमिनेंट, सबका मतलब एक ही है। इसे यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, वंशानुगति की इकाई कहते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, वंशानुगति का भौतिक आधार हम कहते हैं। एवरी जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए, मैंने आपको समझाया था। अगर समझना हो तो एक बार और बता दूं इस तरीके से, ये डीएनए इसका ये पार्ट है, ये जीन है और ये कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है तो ये आपका जीन कहलाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट एक्सप्रेस नहीं करता है तो ये जीन नहीं कहलाएगा। मतलब जो जीन होगा वो हमेशा डीएनए का पार्ट होगा, लेकिन डीएनए का हर एक पार्ट जीन नहीं होगा। उसके बाद हमने बात करी केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, डीएनए को बोला जाता है कैरियर और व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। अगली जनरेशन में कौन है जो इस जीन को लेके जाएगा, हेरिडिटी लाएगा? वो है क्रोमोसोम। क्लियर है बात? ठीक है, इससे आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। अब किसी ने पूछा था मुझसे एमएससी के बाद वाला, वो अपन अगली क्लास में बताएंगे ना, थोड़ा लेट भी हो गए। ओके, थैंक यू।